गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 12th क्लास सीबीएसई के लिए जो सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा था उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला तो कि हम जो रिवीजन पढ़ रहे हैं उसमें वही टॉपिक हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं जिनके अंदर डेरिवेशन है या कुछ स्पेशल टाइप की न्यूमेरिकल बनने की या एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जैसे कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी, डायमेंशन, फार्मूला, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इजीली है, उसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि नोट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर एंड नॉन कंडक्टिंग। देखिए डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं कि ये कुछ स्पेशल टाइप के, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप के पदार्थ होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ना तो कंडक्टर से मैच करती है और ना ही इंसुलेटर से मैच करती है, यानी वो सेमी कंडक्टर भी नहीं होते, इनको हम अलग ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल डाइइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर बट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इंसुलेटर आर डाइइलेक्ट्रिक, यानी सारे जो डाइइलेक्ट्रिक हैं वो इंसुलेटर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने भी इंसुलेटर हैं वो सारे क्या हों, जितने भी इंसुलेटर हैं वो डाइइलेक्ट्रिक हो। देखिए मैं डायरेक्ट अगर बात करूं कि कोई भी डाइइलेक्ट्रिक है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, यानी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, यानी वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अलाउ करता है, तो यानी वो इंसुलेटर भी नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो ना तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर से मैच करती है और ना ही इंसुलेटर से, तो उनकी अलग ही कैटेगरी होती है। तो अगर आप सीधा आपसे बोला जाता है कि डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या हो कि डाइइलेक्ट्रिक आर द दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द चार्ज थ्रू इट, यानी वो चार्ज को अलाउ नहीं करते। चार्ज का मीन्स समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेंगे बट परमिट दैम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या करेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं उनके अंदर से। यानी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए डाइइलेक्ट्रिक की, प्लास्टिक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है ना, वैक्स, मोम हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो अब्रक होता है वो भी क्या होता है, तेल हो गया, ठीक है ना, ऑयल, वो भी क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल हैं डाइइलेक्ट्रिक के, ठीक है ना। अब देखिए डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो दो तरह के डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं कि वो डाइइलेक्ट्रिक जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है वो अलग अलग पॉइंट पर फिक्स होते हैं, यानी अगर हम सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का अगर हम कंसीडर करें तो वो दोनों अलग अलग पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर दोज मॉलिक्यूल विच सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंसाइंड विद द चार्ज ऑफ नेगेटिव मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी वो डाइइलेक्ट्रिक जिनका पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कंसाइंड नहीं करते, यानी एक ही पॉइंट पर नहीं होते, वो अलग अलग पॉइंट पे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है ना। अब अलग अलग पॉइंट पे होंगे तो आपको पता है ये क्या कहलाएंगे, इनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा, खुद का डाइपोल मोमेंट होगा, किसकी एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में भी डाइपोल मोमेंट होगा, और ये डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी उनके बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है, किसके बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, तो वो क्या कहलाते हैं, पोलर कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए HCl, NaCl, KCl, H2O। जैसे ये H2O का एग्जांपल दे रखा है, तो H प्लस का, इन दोनों H प्लस का अगर हम सेंटर निकालें, सेंटर ऑफ मास, तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पर, और नेगेटिव यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक सेपरेशन है,
ये क्या कहलाते हैं, पोलर कहलाते हैं। नॉन पोलर क्या होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, यानी जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट पर ही क्या हो, कंसाइन हो, वहीं पर पॉजिटिव वहीं पर नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस 0 होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर के अंदर क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, और वो डाईपोल की तरह बिहेव भी नहीं करते। ठीक है, ये एग्जांपल हो गई CO2, जैसे ये O- है दोनों तरफ है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल इनके मिड में, और मिड पे क्या है, कार्बन ऑलरेडी है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव का डाईपोल मोमेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पे होता है नॉन पोलर के केस में। अब देखिए नॉन पोलर का और पोलर का बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बात करें तो देखिएगा, पहले तो हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो आपको पता है कि जो पोलर होते हैं उनका इंडिविजुअल एटम का तो डाईपोल मोमेंट होता है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल एटम का डाईपोल मोमेंट होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है। जैसे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी जितने भी डाईपोल मोमेंट हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे, तो डाईपोल भी कितने होंगे, इन्फिनाइट नंबर के डाईपोल मोमेंट होंगे। यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि प्रत्येक एटम का जो डाईपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन रैंडम होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एक एटम का डाईपोल मोमेंट दूसरे एटम के डाईपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है। तो नेट अगर हम बात करें, नेट डाईपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0। तो ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल एटम का डाईपोल मोमेंट होता है पोलर के लिए, लेकिन अगर टोटल निकालें हम तो वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखिएगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होता है कि जितने भी डाईपोल मोमेंट है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ये खुद को अलाइन कर लेते हैं, यानी सेट कर लेते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्योंकि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि मैं इसको समझाता हूँ, अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो डाईपोल है वो एटम है वो खुद को सेट कर लेगा, इस तरह से सेट करेगा कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव से आएगा, तभी तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। आपको पता है नेगेटिव चार्ज हमेशा प्लेट की ओर आकर्षित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखिएगा जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, जितने भी ये डिफरेंट डायरेक्शन में डाईपोल मोमेंट है ये खुद को सेट कर लेते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में। देखो ये हो गए सारे एक फिक्स डायरेक्शन में हो गए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर नेट डाईपोल मोमेंट 0 नहीं रहता है। ठीक है ना, लैंग्वेज पढ़ना इसकी। अब नॉन पोलर की अगर हम बात करें, ये तो पोलर की थी, नॉन पोलर का तो मैंने बताया था आपको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तब भी प्रत्येक एटम का डाईपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनका प्लस और माइनस क्या होता है, एक पॉइंट पर ही होता है। एक पॉइंट पर होने की वजह से क्या होता है, दोनों चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सेपरेशन नहीं होता, सेपरेशन नहीं होने से उनका डाईपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कितना होता है, 0। उसका प्रत्येक एटम का होता है लेकिन टोटल 0 होता है। ठीक है ना, पोलर का। लेकिन जैसे हम इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और वो उनके बीच में क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है, और उससे क्या होता है, उनका डाईपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। तो नॉन पोलर का डाईपोल मोमेंट कब जनरेट होता है, जब उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब देखिएगा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पोलराइज्ड ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से, ठीक है ना, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो प्लस और माइनस सेपरेट हो जाते हैं, उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ से ग्राफ से मान लेते हैं कि आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, इस तरह से होंगी। ठीक है, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। अब देखिएगा,
जैसे हम इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिलअप करते हैं, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर, तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक का जो एटम है वो खुद को किस तरह से सेट करेगा, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। मैं कुछ सेलेक्टिव एटम ही लेता हूँ, जैसे एक एटम मैंने ये ले लिया, एक एटम ये ले लिया और एक एटम ये ले लिया, 3 एटम ले रहा हूँ। तो देखिएगा आपको पता है इस डाई इलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव एटम है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होगा, और नेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज इस तरह से सेपरेशन होना प्लस और माइनस का अलग अलग डायरेक्शन में, वो कहलाता है पोलराइजेशन। अब देखिएगा अगर इन एटम का हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, एक बार ध्यान से सुनना, इन एटम का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी केवल इन एटम का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, तो इनके इलेक्ट्रिक, ये तो कौन सा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनिशियल मान लेते हैं हम, ठीक है ना, ई इनिशियल मान लेते हैं, ठीक है ना, या ई नोट मान लेते हैं हम इसको। और देखिएगा इन एटम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी जनरेट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, प्लस और माइनस चार्ज होगी। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरह से, समझ में आया। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, प्लस से दूर और माइनस से। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ये बाहर वाला ऐसे है और अंदर वाला ऐसे, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ये अंदर वाला बाहर वाले को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर बाहर वाला 10 है और अंदर वाला अगर 5 जनरेट होता है तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब देखिएगा यानी किसी भी दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या होता है कि उनके एटम का पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा ये यही एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, ई नोट, यानी जो इनिशियल है उसका माइनस ई पी, यानी पोलराइजेशन के बाद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है चार्ज प्लेट का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। तो ये और पोलराइज का कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, पी के साथ पोलराइजेशन, दोनों को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मोलिक्युलरिटी या एटॉमिक पोलराइजेशन, ठीक है ना, यानी पर एटम का, यानी डाइपोल मोमेंट पी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम डाइपोल मोमेंट है उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है एप्सिलॉन नोट, और ये अल्फा, यहाँ पर ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइबिलिटी, ठीक है ना। और ये अल्फा कितना हो जाएगा, पी अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू ई। अब इसकी यूनिट की बात करें तो पी की डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, कूलाम मीटर, और एप्सिलॉन नोट एक कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे इसकी यूनिट को, ठीक है, मीटर क्यूब होती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, पर मीटर क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉस होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइबिलिटी, ठीक है। अब पोलराइबिलिटी वेक्टर है उसको हम कैसे लिखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में हो गया ना, ये टोटल वॉल्यूम, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रिक वेक्टर पोलराइबिलिटी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना। देखिएगा ये भी सीधा है, डेरिवेशन है, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम में, तो एरिया इंटू डी लिख सकते हैं इसको, और ये इसको सिग्मा एफ, ये तो आप खुद कर लेंगे, अगर दिक्कत आती है तो आप फिर पूछ लेना, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसको काई बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को। पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इस तरह से एक्स ई के फॉर्म में होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट होती है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो पोलराइड या डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे थे उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ है, उन दोनों का रेशियो है, यानी इनिशियल और फाइनल उन दोनों का रेशियो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की काफ़ी डेफिनेशन होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए किसी भी मीडियम में जो रेशियो होता है और
एयर में जो रेशियो होता है उनका भी रेशियो भी क्या कहता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। इनके बीच का जो रिलेशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना, ये 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मीन्स क्या होता है, देखिएगा आपको पता है डाई इलेक्ट्रिक है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है। परफेक्टली इंसुलेटर नहीं होता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, यानी डाई इलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन हो गई, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दिया। यानी जब किसी डाई इलेक्ट्रिक को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के बारे में, ठीक है ना। तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन क्या होता है, अब देखिएगा एक टर्म्स और होती है डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है ना, या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा, ध्यान से सुनना, किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाती है, कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। यानी एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। अब देखिएगा आपको पता है कि जो चार्ज है और V है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्यों, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। यानी के और आर अगर कांस्टेंट है तो V किसके प्रोपोर्शनल है, Q के, यानी Q और V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से Q जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है C, तो C यहाँ पर क्या होगा, Q अपॉन V, इसी को C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर वोल्ट, और उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फैरड, ठीक है ना। अब देखिएगा एक फैरड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी भी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 फैरड उसकी क्या है, कैपेसिटी। डायमेंशन आप निकाल लेंगे इजीली, किसी में दिक्कत नहीं है। ग्राफ की बात करें तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा किसी भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के लिए, तो मान लेते कि कोई भी एक कंडक्टर स्पेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, ठीक है ना। तो इससे सेंटर से R दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के का मान आपको पता ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब देखो यहाँ से अगर मीडियम है तो हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेंगे, ठीक है ना। आप मीडियम एयर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब C बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन V, तो V का मान आप ऊपर वाली इक्वेशन से रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू आर। देखिएगा अगर एयर के लिए यूज करेंगे तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी जैसे किसी भी कंडक्टर को हम वैक्यूम में यूज करेंगे तो उसके लिए कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से देखिएगा जो C है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R के, यानी किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी या देखो कैपेसिटर और कंडक्टर दोनों एक ही बात है, कई बुकों में कैपेसिटर लिखा होगा, कई बुकों में कंडक्टर लिखा होगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी केवल R, यानी R क्या हो गया, उसकी साइज यानी रेडियस, केवल और केवल उसकी साइज पर या उसकी शेप पर डिपेंड करती है, चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से MCQ कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी है किसकी वजह से इंक्रीज होती है, पहला चार्ज की वजह से, दूसरा पोटेंशियल की वजह से, तीसरा उसकी डायमेंशन की वजह से, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो केवल और केवल उसकी डायमेंशन यानी उसकी लंबाई या चौड़ाई में जो भी परिवर्तन करेंगे तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, अच्छे न्यूमेरिकल एक दो करने की कोशिश करना। अब कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटी और कैपेसिटर
कैपेसिटी तो क्या होगी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, लेकिन कैपेसिटर क्या हो गया कि वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करता है। तो ऐसे ही कैपेसिटी और कैपेसिटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे रेसिस्टेंस है वो एक प्रॉपर्टी होती है, और रजिस्टर है वो क्या होता है, एक डिवाइस होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी के बारे में हम बात कीजिए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव चार्ज प्लेट के जैसे क्यू चार्ज है उसके ऊपर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा V पॉजिटिव, और C बराबर कितना हो जाएगा Q/V। अब देखिएगा, अगर हम इसके पास एक दूसरी चार्ज नेगेटिव प्लेट रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर पोलराइजेशन होगा। अनचार्ज प्लेट है तो उसके पास प्लस और माइनस दोनों तरह के चार्ज होंगे, तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन होगा। तो प्लस को वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, माइनस को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो देखिएगा, हम जब उसको ग्राउंडेड कर देंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और सिर्फ कौन सा बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब नेगेटिव की वजह से होने से क्या हो गया, नेट पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। नेट पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी किसी भी एक चार्ज प्लेट के पास आप इंसुलेटर प्लेट रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल, यानी उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके किसी भी प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। अब कैपेसिटर को हम कैसे लिखते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ये फिक्स का। अगर हमने बीच में एरो लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल, यानी उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, ये रेसिस्टेंस होता है, अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया एक एरो लगा के, ये रियोस्टेट होता है, यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब देखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से पता लग रहा है कि अगर दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी है तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अगर दोनों प्लेट का एरिया A है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। अब देखिएगा, आपको पता है कि एक प्लेट, दो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q अपॉन, यहाँ से अब देखिएगा V कितना होता है, E डॉट D, तो यहाँ से V का मान निकाल सकते हैं हम, E का मान और D का मान रख के, ठीक है। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला हम यूज करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कैपेसिटी क्या होती है, Q अपॉन V का मान ऊपर से रख के हम सोल्व कर सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया वैक्यूम के लिए, ए है, ए क्या है, प्लेट का एरिया। अगर आप पैरेलल प्लेट एरिया को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्लियर। अगर आप डी को कम करते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम कम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कैपेसिटर फिर बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं उनके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कितने टाइम, जो डाइलेक्ट्रिक का, तो देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इफेक्ट डालते हैं। तो पहला है ए फॉर एरिया, यानी अगर आप उस कैपेसिटर का एरिया बढ़ाते हैं, यानी प्लेट का एरिया बढ़ाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिएगा, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, उनके प्लेट के बीच में, तो भी कैपेसिटर क्या होता है, बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितने टाइम बढ़ता है, जितना डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू के सेम टाइम, ठीक है। तीसरा कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर हमने प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया, डी की वैल्यू को कम कर दिया, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा,
किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे जब उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी डी क्या है, डिस्टेंस है उनके प्लेट के बीच की, और एरिया दोनों का कितना है ए। तो आपको पता है दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपको पता है कि न्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक स्लैब करने से वो कितना हो जाएगा, ई नोट अपॉन ई आर, यानी ई आर टाइम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी इक्वल टू ई डॉट आर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ई कितना है, डी माइनस टी, यानी टी यहाँ पर क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, ठीक है ना। उसके लिए यानी एयर बचेगी, उसके लिए इतना हो जाएगा प्लस ई इंटू टी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन ई आर, ठीक है। तो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट करने के बाद किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ से टी को कॉमन, डी को बाहर ले लिया इस तरह से। तो ये थोड़ा आपको डेरिवेशन करनी है, इसका वीडियो भी अपलोड है प्रॉपर। अब देखिएगा एक दो न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे इजी लैंग्वेज में एक एक पॉइंट के साथ एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब देखिएगा अगर डिफरेंट कैपेसिटी की प्लेट रखी हुई है, ठीक है ना, और उनकी थिकनेस भी क्या है, डिफरेंट है, तो उसके लिए डेरिवेशन किस तरह से होगी कि पहले हम T1 प्लस T2 टोटल थिकनेस को देख लेंगे, डी में से माइनस कर लेंगे, और उनका पहले का E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2, इस तरह से हम n टाइम ऐड कर लेंगे। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सोल्व करना खुद, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे हम रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, वैसे कैपेसिटर का भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या है कि किसी भी कैपेसिटर को इस तरह से अरेंज करें, एक लाइन के अलोंग अरेंज करें, उस केस में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग रहेगा लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी करंट भी बोल सकते हैं और हम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो करंट तो सेम रहेगा सीरीज में, जो रेसिस्टेंस में रहता है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, पहले वाले का प्लस सेकंड प्लस थर्ड वाले का। तो इस तरह से हम कैपेसिटी भी निकाल के और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा अगर इक्वल कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सीरीज के अंदर तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, एन सी बाई एन, ठीक है। अगर दो जुड़े हुए हैं तो सी बाई टू हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल करेंगे तो देखिएगा सीरीज कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है भाई, एन टाइम बढ़ जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सभी का सेम होता है लेकिन करंट सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सिंपल हम Q1 Q2 Q3 से ऐड करेंगे, वैल्यू रखेंगे हम और इसको कैलकुलेट करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C, यानी पैरेलल में हमेशा कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो देखिएगा ये आप एक दो न्यूमेरिकल है, इनको कोशिश करना सोल्व करने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। इसके बारे में जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, साथ साथ पढ़ते रहना।